नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी लोग का स्वागत है स्वास्थ्य कॉमर्स क्लासेस में। ओके, जैसा कि आप लोग जानते हैं शाम के 4 बज चुके हैं और डेली शाम के 4 बजे हम लोग लाइव आते हैं फॉर द रिगार्डिंग अपकमिंग कंपटीशन एग्जाम ऑफ बीएड, एमकॉम, सीयूएड, जो स्पेशली एमकॉम के बच्चों के लिए। ओके, तो जो बच्चे बीकॉम करने के बाद या जो बीकॉम थर्ड ईयर में इस साल अपीयर हुए थे वो बच्चे जो बीएड के लिए जाएंगे। ओके, तो आप लोग को पता होगा जो आप लोग का सिलेबस होगा उसमें 50 क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव आएंगे। तो जो बच्चे बीकॉम से बीएड करने जाएंगे तो उनके देखिए 50 क्वेश्चन कॉमर्स के होंगे। जो बच्चे बीकॉम करने के बाद अब एमकॉम के लिए जाएंगे तो उसमें देखिए उनका पूरा पेपर ही कॉमर्स का बनता है स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में। ओके, तो उनके पूरे के पूरे जो 100 क्वेश्चन 120 क्वेश्चन हर स्टेट का अलग अलग होता है। तो वो देखिए क्वेश्चंस में आपके पूरे के पूरे बीकॉम के आएंगे। और जो सीयूएट में बच्चे जाएंगे कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए, स्पेशली कॉमर्स के लिए, एमकॉम के लिए। ओके, तो उनके लिए भी देखिए जो 100 क्वेश्चन आई गेस आएंगे पिछले साल के अगर पैटर्न से आपको बताऊं तो 100 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से देखिए 75 क्वेश्चन जो होते हैं वो तो आपके कॉमर्स सेक्शंस के ही होते हैं, यानी कि जो बीकॉम में आप लोग पढ़ रखे हैं। ओके, और बाकी जो 25 क्वेश्चन होते हैं वो जनरल स्टडी के होते हैं, यानी कि यहाँ पे भी देखिए कॉमर्स के 75 क्वेश्चन तो आपको दिखने ही दिखने हैं। तो उसी सबसे रिलेटेड देखिए हमारी एमसीक्यू की क्लास डेली रेगुलर शाम के 4 बजे होती है। ओके, और ये देखिए सिर्फ बीएड, एमकॉम या सीयूएड के बच्चों के लिए ही नहीं है। जो बच्चे कंपटीशन एग्जाम के लिए बैठेंगे, जो पेपर आपका कॉमर्स से रिलेटेड होगा, ओके, उन सब बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल एमसीक्यूज़ की सीरीज़ है। ओके, तो कॉमर्स के बच्चे इसको डेली फॉलो अप किया करिए। ओके, और जो देखिए मैं एमसीक्यू कराता हूँ बच्चों को, उसका पीडीएफ देखिए मैं अपने टेलीग्राम चैनल स्वास्तिक 0421 पे प्रोवाइड करा देता हूँ। ओके, तो आज जैसा कि देखिए हमारी इनकम टैक्स के एमसीक्यू की पहली क्लास है, मच अवेटेड जिसको बोलते हैं एमसीक्यू सीरीज थी ये। बच्चे बहुत दिनों से इसके लिए परेशान थे और बच्चे एक्चुअली इनकम टैक्स का नाम सुन के थोड़ा घबरा भी जाते हैं, बट डोंट वरी, आज एकदम हम लोग इजीली वे में इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो इनकम टैक्स की देखिए पहली क्लास है और सुबह ही मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर इसका एमसीक्यू का पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया, वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, और जिस बच्चे को कोई भी पर्सनल क्वेरी मेरे से करनी है तो देखिए वो मेरे को डायरेक्ट टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा यूज़र आईडी है विकास_श्री, और अगर अभी तक आप लोगों ने हम लोगों को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया सो गो एंड फॉलो ऑल्सो देयर। हमारा यूज़र आईडी देखिए स्वास्तिक कॉमर्स क्लास। ओके, और अभी तक देखिए चैनल पे नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर हिट किया करिए, क्योंकि हमारा देखिए मूल मंत्र है स्मार्ट वर्क इज इक्वल टू सक्सेस। क्योंकि हार्ड वर्क तो सब करते हैं, मैटर तो तब करेगा जब आप स्मार्ट वर्क करके सक्सेस पा जाए। ओके, तो चलिए अब देर न करते हुए हम लोग अपनी क्लासेस को, जो इनकम टैक्स की आज हमारी पहली एमसीक्यू की क्लास है, ओके, उसको शुरू करते हैं। जी, तो देखिए अब हम लोग अपनी इनकम टैक्स की क्लास शुरू करते हैं, जो आज हमारी पहली क्लास है। ओके, तो देखिए पहले एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले कुछ थ्योरी आप लोग को समझा दूं ताकि आप लोग को एमसीक्यू सॉल्व करने में आसानी हो। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम लोग इनकम टैक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रेसिडेंशियल स्टेटस, क्योंकि जो हम लोग कर पे करते हैं, टैक्स पे करते हैं, ठीक, जो कर का भुगतान होता है वो हमारे निवासीय स्थिति के आधार पर, रेसिडेंशियल स्टेटस के आधार पर ही पेमेंट होता है। ओके, तो देखिए द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ पर्सन कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट, जिसको आरओआर बोलते हैं। एक होता है आपका रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट, जिसको आरएनओआर बोलते हैं, और एक होता है नॉन रेसिडेंट। ओके, यानी कि देखिए पर्सन्स को हम लोग 3 पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। तो नॉर्मली एक्चुअली 2 पार्ट में ही होता है, एक होता है आपका वेट अ सेकेंड, हाँ, एक देखिए होता है आपका रेसिडेंट और एक होता है आपका नॉन रेसिडेंट। ओके, जो रेसिडेंट ही होता है ना, इसको 2 पार्ट में कैटेगराइज किया जाता है। एक होता है आपका रेसिडेंट और ऑर्डिनरली रेसिडेंट, और एक होता है आपका रेसिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरली रेसिडेंट। ओके, और ये तो अलग होता है। तो यानी कि देखिए रेसिडेंशियल स्टेटस के आधार पे 2 पार्ट में बांटते हैं, एक तो होता है रेसिडेंट और एक होता है आपका नॉन रेसिडेंट। ओके, अब जो रेसिडेंट होता है वो 2 पार्ट में बढ़ता है। सबसे पहला होता है आपका रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट, और एक होता है आपका रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। ओके, तो सबसे पहले आइए हम लोग बात कर लेते हैं अपने रेसिडेंट की। तो जी देखिए जो रेसिडेंट का तात्पर्य है, तो रेसिडेंट टैक्स पेयर इज एन इंडिविजुअल। एक रेसिडेंट देखिए एक इंडिविजुअल और एक्चुअली एक एचयूएफ भी हो सकता है, ये भी याद रखिएगा। क्लियर, कि एक रेसिडेंट जो होता है वो एक इंडिविजुअल और एक एचयूएफ दोनों हो सकता है।
तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हु सेटिस्फाई एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। अब दो कंडीशंस देखिए होती है जिनमें से उसको एक आपको पूरा करना होता है। क्या करना होता है? एक पूरा करना होता है। तो पहली कंडीशंस देखिए क्या होती है कि रेसिड्स इन इंडिया फॉर अ मिनिमम 182 डेज इन अ ईयर, यानी कि जो आपका प्रीवियस ईयर है, पीवाई ईयर है, ठीक, उसमें कम से कम 182 दिन आप भारत में रहे हों। ओके, कम से कम 182 दिन भारत में रहे हो आप। और दूसरा केस देखिए क्या कहता है कि रिसाइड्स इन इंडिया फॉर अ मिनिमम 365 डेज इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग 4 years एंड फॉर अ मिनिमम 60 डेज इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। ओके, तो इसका तात्पर्य मान लीजिए पहला केस अगर आप फुलफिल नहीं कर रहे हैं, मतलब प्रीवियस ईयर में अगर 182 डेज नहीं रह रहे, तो एक केस और हमारे पास है कि देखिए जो हमारा असेसमेंट ईयर उसके जस्ट 4 साल पहले कम से कम 365 दिन आपको भारत में रहना ही रहना है। ओके, और जो जस्ट आपका प्रीवियस ईयर बीता है, जिस साल का टैक्स आप इस असेसमेंट ईयर में भरेंगे, उस पीवाई ईयर में, प्रीवियस ईयर में आपको कम से कम 60 दिन तो भारत में रहना ही रहना है। ठीक, तो अगर इन दोनों में से एक कंडीशन आप फुलफिल कर दे रहे हैं, याद रखिएगा, इन दोनों में से अगर कोई भी एक कंडीशन आप फुलफिल कर दे रहे हैं तो आप भारत के रेसिडेंट बन जाएंगे, यानी कि भारत के निवासी बन जाएंगे। क्लियर? और इसी कंडीशन को देखिए हम लोग बेसिक कंडीशन भी कहते हैं। ओके, इसी कंडीशन को हम लोग बेसिक कंडीशन भी कहते हैं, यानी कि अगर दोनों बेसिक कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन आप फुलफिल कर दिए तो आप भारत के निवासी बन गए, रेसिडेंट बन गए। ओके, अब आगे देख लेते हैं। अब रेसिडेंट, जैसे कि देखिए मैंने बताया, रेसिडेंट देखिए दो कैटेगरी में डिवाइड होता है, एक रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट और दूसरा होता है आपका रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। ओके, तो आइए पहले देख लेते हैं हम लोग रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट। तो देखिए हमारी हेडिंग है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट एंड रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। ओके, तो पहले आइए आरओआर के बारे में जान लेते हैं हम लोग। तो देयर इज अ फर्दर क्लासिफिकेशन अंडर द रेसिडेंशियल स्टेटस। देखिए जो रेसिडेंशियल स्टेटस होता है उसके अंदर क्लासिफिकेशन यानी कि उनका वर्गीकरण होता है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट एंड रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। यानी कि देखिए जो रेसिडेंट होता है वो आपका दो पार्ट में बटा होता है, एक तो होता है आपका रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट और एक होता है आपका रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। तो अब पता कैसे चलेगा कि कौन सा रेसिडेंट ऑर्डिनरली रेसिडेंट बनता है और कौन सा रेसिडेंट नॉन ऑर्डिनरली रेसिडेंट बनता है। ओके, तो आइए इसके बारे में भी आपको बता दूं। तो इसके लिए देखिए हमको दो एडिशनल कंडीशन देखनी पड़ती है। वो देखिए हमारा बेसिक कंडीशन दोनों था, यहाँ पे देखिए दो एडिशनल कंडीशंस है। ओके, तो अगर यह दोनों एडिशनल कंडीशन फुलफिल कर ली जा रही है, ठीक, तो आपका जो व्यक्ति है वो आपका ऑर्डिनरली रेसिडेंट बन जाएगा। तो देखिए पहली कंडीशन क्या कहता है आपसे कि ही हैज़ रिसाइड्स इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 2 years आउट ऑफ 10 इमीडिएट प्रीवियस ईयर, यानी कि उसको कम से कम 2 साल भारत में रहना है बीते हुए 10 सालों में। ओके, यानी कि लास्ट 10 years में, जो हमारा प्रीवियस ईयर से जस्ट लास्ट 10 years होगा, उसमें कम से कम 2 years हमारे इंडिया में रहना अनिवार्य है। ये ज़रूरी नहीं है कि कंटिन्यू हो, वो मान लीजिए एक साल में 20 दिन रह रहा है, दूसरे साल में क्या बोलते हैं 365 दिन पूरा रह रहा है, तीसरे साल में मान लीजिए 8 महीने ही रह रहा है, फिर मतलब ऐसे ऐसे करके कुछ भी हो, लेकिन 2 साल तक उसका टोटल जो दिन होता है वो हो जाना चाहिए हमारे इंडिया में। और दूसरी बेसिक कंडीशन कहती है कि पिछले 7 years में, 7 years में कम से कम 730 दिन वो भारत में रहना चाहिए। क्लियर? तब जाके वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट बनेगा। ठीक, तो अब आइए थोड़ा एक बेसिक वे में आपको यहाँ समझा देता हूँ, तब अच्छे से समझ में आएगा। देखिए जो हमारा रेसिडेंट होता है, वेट अ सेकेंड, जो हमारा देखिए रेसिडेंट होता है ना, वो 2 पार्ट में बटा होता है। सबसे पहला पार्ट देखिए होता है आपका रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट और दूसरा देखिए होता है आपका रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। क्लियर? अब ये देखिए इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरली रेसिडेंट बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो 2 बेसिक कंडीशन मैंने बताई थी, ठीक, तो 2 बेसिक कंडीशन में से एक बेसिक कंडीशन आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। याद रखिएगा, एक बेसिक कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। सबसे पहला बेसिक कंडीशन देखिए क्या था कि कम से कम वो 182 डेज प्रीवियस ईयर के भारत में रहा हो
और दूसरा कंडीशन देखिए क्या कहा था कि पिछले 4 सालों में कम से कम 365 दिन भारत में रहा हो, 365 दिन भारत में रहा हो, और जस्ट उसके जो प्रीवियस ईयर है, इमीडिएट प्रीवियस ईयर है, उसमें कम से कम 60 दिन रहा हो। ठीक, तो अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन वो फुलफिल कर दे रहा है तो देखिए बेसिक कंडीशन फुलफिल हो गई। तो बेसिक कंडीशन ही मैटर नहीं करेगा, बेसिक कंडीशन के साथ ही साथ एक दूसरी कंडीशन हमारी जिसको हम लोग बोलते हैं एडिशनल कंडीशन। ओके, एडिशनल कंडीशन। तो देखिए एक बेसिक कंडीशन पहले फुलफिल कर दे, मतलब 182 डेज वाला या प्रीवियस 4 ईयर्स वाला, इन दोनों में से एक कोई बेसिक कंडीशन फुलफिल कर दे। और एडिशनल में देखिए क्या होता है, 2 एडिशनल कंडीशन होती है, तो उन दोनों एडिशनल कंडीशन को फुलफिल करना है। तो पहली एडिशनल कंडीशन देखिए क्या आती है कि पिछले 10 सालों में कम से कम 2 साल भारत में रहा हो, या पिछले 7 सालों में 730 दिन भारत में रहा हो। तो जब कोई व्यक्ति, याद रखिएगा, जब कोई व्यक्ति 2 बेसिक कंडीशन में से कोई भी एक बेसिक कंडीशन फुलफिल कर दे, ठीक, और साथ ही साथ दोनों एडिशनल कंडीशन को भी फुलफिल कर दे रहा है, तो वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनेगा। याद रखिएगा, जब कोई व्यक्ति 2 बेसिक कंडीशंस में से कोई भी एक बेसिक कंडीशन फुलफिल कर दे और दोनों एडिशनल कंडीशन भी फुलफिल कर दे, तो क्या बन जाएगा, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट के केस में देखिए क्या होता है कि जो व्यक्ति है वो सिर्फ एक बेसिक कंडीशन फुलफिल कर रहा है, यानी कि रेसिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरली केस में क्या होता है कि 2 बेसिक कंडीशन में से सिर्फ एक बेसिक कंडीशन फुलफिल कर रहा है, बट कोई भी एडिशनल कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है। याद रखिएगा, दोनों बेसिक कंडीशन में से कोई एक पूरी करे और एडिशनल कंडीशन को पूरा ही ना करे, कोई भी, चाहे पहला हो चाहे दूसरा, या एक ही बस कर रहा है तो भी मैटर नहीं करता, दोनों का दोनों करना मैटर करता है। तो अगर कोई भी एडिशनल कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है तो वो आपका रेसिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरली रेसिडेंट बनेगा। ओके, क्लियर। तो एक बार देखिए फिर बता देता हूँ कि रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 बेसिक कंडीशन में से एक बेसिक कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी और दोनों एडिशनल कंडीशन को भी फुलफिल करनी पड़ेगी, तब जाके आप रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट बनेंगे। और रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट के लिए क्या नियम है कि जो आपका बेसिक कंडीशन है उसमें से कोई भी एक कंडीशन तो आप फुलफिल करें, बट कोई भी एडिशनल कंडीशन अगर आप फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो आप रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट होंगे। ओके, चलिए आइए देख लेते हैं आगे। हाँ, तो ये अब आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप मेरे से डायरेक्ट टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। ओके, मेरा टेलीग्राम का पर्सनल यूज़र आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आइए एक चार्ट के थ्रू इसको समझा दूँ। नहीं, अभी तो नॉन रेसिडेंट बचा हुआ है, सॉरी। अब देखिए, जैसे अभी हम लोग पढ़े थे, जो रेसिडेंट होते हैं वो 2 पार्ट में बटे होते हैं, एक रेसिडेंट और एक नॉन रेसिडेंट, उनका रेसिडेंशियल स्टेटस। तो अब नॉन रेसिडेंट देखिए क्या होता है, आइए इसके बारे में समझ लेते हैं हम लोग। तो देखिए, एन इंडिविजुअल हु डज नॉट सेटिस्फाई द बेसिक कंडीशन ऑफ द रेसिडेंट कैन बी कंसिडर्ड एज अ नॉन रेसिडेंट, यानी कि वह व्यक्ति जो बेसिक कंडीशन को पूरा ही नहीं कर रहा है, एडिशनल कंडीशन देखनी ही नहीं है हमको। अगर कोई व्यक्ति बेसिक कंडीशन को पूरा ही नहीं कर रहा है, मतलब कि पिछले जैसे 2 बेसिक कंडीशन थी आप लोगों की, अभी हम लोग देखे हैं। पहली बेसिक कंडीशन देखिए क्या थी आपकी कि पिछले वर्ष में कम से कम 182 दिन वो भारत में रहा हो, ठीक। और दूसरी बेसिक कंडीशन कि पिछले 4 सालों में 4 ईयर्स में कम से कम 365 दिन भारत में रहो, जस्ट प्रीवियस ईयर जो बीता है जिसका टैक्स आप लोग असेसमेंट ईयर में भरेंगे उसमें 60 दिन भारत में रहो। तो अगर ये दोनों बेसिक कंडीशन में से कोई भी बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है कोई व्यक्ति, तो वह भारत में अनिवासी माना जाएगा, नॉन रेसिडेंट माना जाएगा। एडिशनल कंडीशन हमको देखनी ही नहीं है। ओके, तो अगर कोई व्यक्ति बेसिक कंडीशन एक भी पूरी नहीं कर रहा है तो वो सीधे सीधे भारत में नॉन रेसिडेंट बन जाएगा, ठीक। अब देखिए, जो हम लोग का सेकंड बेसिक कंडीशन था उसमें देखिए 60 डेज थे ना प्रीवियस ईयर में, लेकिन वहाँ एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, आइए देख लेते हैं कि द कंडीशन ऑफ मिनिमम 60 डेज स्टे इन द करंट फाइनेंशियल ईयर विल गेट एक्सटेंड टू 182 डेज इन ऑल द केसेस इफ। तो देखिए, जो 60 दिन वाली कंडीशन है ना, उसको बढ़ा के 182 दिन किया जा सकता है, अगर वह देखिए ये 2 केसेस हो हमारे पास। सबसे पहला केस क्या है कि पर्सन इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड लीव इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर, यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति जो भारत का देखिए नागरिक है, सिटीजन है, ठीक, और वह भारत छोड़कर जा रहा है नौकरी के पर्पज से,
पिछले फिनेंशियल ईयर में, ठीक। तो वो उसका जो रेसिडेंशियल स्टेटस है वो 60 दिन की जगह 182 दिन कंसीडर किया जाएगा। और दूसरा केस देखिए क्या कह रहा है कि अ पर्सन हु स्टे आउटसाइड इंडिया, यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति जो भारत के बाहर रहता है, बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, और जो भारत का नागरिक है, और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, या वह भारतीय मूल का निवासी है, एंड कम्स ऑन विजिट टू इंडिया ड्यूरिंग द ईयर, लेकिन वह भारत भ्रमण के लिए आ रहा है प्रीवियस ईयर में, तो उसके लिए भी देखिए जो उसकी निवासी स्थिति होगी वो 60 दिन की बजाय 182 दिन कंसीडर की जाएगी। ओके, तो ये देखिए रेसिडेंशियल स्टेटस से रिलेटेड आपकी थ्योरी थी। अगर कुछ न समझ में आया हो तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप डायरेक्ट मेरे से पूछ सकते हैं। अब देखिए इसको एक चार्ट के फॉर्म में आपको समझा दूँ तो आई होप और अच्छे से समझ में आएगा। तो रेसिडेंशियल स्टेटस, तो देखिए पर्सन की बात करें तो पर्सन में देखिए एक लीगल स्टेटस पहले उनका कि कौन कौन सा भारत में लोग, कितने व्यक्ति, कौन कौन से लोग टैक्स पे करेंगे, और दूसरा उनका रेसिडेंशियल स्टेटस। तो अभी फिलहाल ये चेक कर लेते हैं कि लीगल स्टेटस क्या है। तो लीगल स्टेटस में देखिए जो जो हमारे इंडिया में टैक्स पेयर बनेंगे वो कौन कौन बनते हैं। एक इंडिविजुअल टैक्स पे कर सकता है, यानी कि एक व्यक्ति, एक फर्म टैक्स पे कर सकती है, एक कंपनी पे कर सकती है, एक इंस्टीट्यूशन कर सकता है, लोकल अथॉरिटी भी टैक्स पेयर होती है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी टैक्स पेयर होती है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी टैक्स पेयर होता है, और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल भी टैक्स पेयर होता है। यानी कि ये सारे के सारे देखिए क्या होते हैं, हमारे लीगल स्टेटस होते हैं टैक्स पेयर के। ओके, और रेसिडेंशियल स्टेटस की बात की जाए तो इंडिया में देखिए अभी हमने बताया कि 2 टाइप के व्यक्ति होते हैं, एक रेसिडेंट होता है और एक नॉट रेसिडेंट होता है। तो रेसिडेंट जो होता है वो देखिए 2 पार्ट में बटा होता है। सबसे पहला तो होता है आपका रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट, ROR, और एक देखिए आपका होता है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं RNOR। क्लियर। तो जो व्यक्ति 2 बेसिक कंडीशन में से एक बेसिक कंडीशन और 2 एडिशनल कंडीशन दोनों को फुलफिल कर ले रहा है, ठीक, तो वो ROR बन जाएगा। और कोई व्यक्ति जो सिर्फ एक बेसिक कंडीशन फुलफिल कर रहा है बट दोनों एडिशनल कंडीशन में से कोई भी पूरी नहीं कर रहा है या सिर्फ एक पूरी कर रहा है, ठीक, तो वो सिर्फ आपका RNOR बनेगा, यानी कि सिर्फ एक बेसिक कंडीशन फुलफिल कर रहा है और एडिशनल कंडीशन फुलफिल ही नहीं कर रहा है। क्लियर। तो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट कहलाएगा। ओके, तो ये देखिए आपका पूरा का पूरा रेसिडेंशियल स्टेटस का थ्योरी था। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, अब आइए टैक्स लायबिलिटी से संबंधित एक और चीज़ देख लेते हैं हम लोग, जिससे सवाल MCQ सॉल्व करने में आप लोगों के लिए आसानी होगी। ओके, सो वेट अ सेकेंड। जी, ये रहा। तो देखिए इसमें क्या होता है कि कौन व्यक्ति लाइबल होता है टैक्स पे करने के लिए, कौन नहीं होता है, उससे संबंधित हम लोगों को चीज़ें जाननी। तो ये देखिए आपका रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, यानी कि ये आपका है ROR। ओके, वेट अ सेकेंड। ROR ये देखिए आपका होता है नॉन ऑर्डिनरली रेसिडेंट, यानी कि रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। क्लियर। और ये होता है नॉन रेसिडेंट, यानी कि NR। अब कौन व्यक्ति टैक्स पे करने के लिए लाइबल है, कौन नहीं, उसके बारे में आइए देख लेते हैं। ठीक, तो इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया वेदर अर्नड इन इंडिया और एल्सवेयर, मतलब ऐसी आय जो भारत में उपार्जित हुई है, ठीक, और वह आय आपको भारत में मिल रही है या कहीं पे भी मिल रही है। तो यह देखिए जो भी आय आपकी भारत में उपार्जित होगी वह तीनों व्यक्तियों के लिए क्या होगी, टैक्सेबल होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनकम विच ऑक्योर और अराइज और इज डीम्ड टू ऑक्योर और अराइज इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वेदर रिसीव्ड इन इंडिया और एल्सवेयर, मतलब कि ऐसी आय जो भारत में उपार्जित हुई मानी जाए। क्लियर। ऐसी आय जो भारत में उपार्जित हुई मानी जाए प्रीवियस ईयर में, गत वर्षों में, ठीक, और वह इनकम आपको भारत में ही रिसीव्ड हो या कहीं पे भी रिसीव्ड हो, तो वो भी देखिए तीनों व्यक्तियों के लिए क्या होगी, पूरी की पूरी टैक्सेबल होगी। क्लियर। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है आपसे कि इनकम विच ऑक्योर और अराइज आउटसाइड इंडिया एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। क्लियर। तो इसमें देखिए ऐसी आय जो भारत के बाहर उपार्जित हुई है, आउटसाइड इंडिया, ओके, भारत के बाहर उपार्जित हुई है और भारत के बाहर ही आपको मिल भी रही है, एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, और भारत के बाहर ही आपको मिल भी रही है, लेकिन जो वो बिजनेस, जिस बिजनेस से आपको इनकम हो रही है, ठीक, वो उसका कंट्रोल देखिए भारत में है। क्लियर।
तो ये याद रखिएगा, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल होता है, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट के लिए भी टैक्सेबल होगा, बट नॉन रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं होता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इनकम विच ऑक्योर और अराइज आउटसाइड इंडिया एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया इन द प्रीवियस ईयर फ्रॉम एनी अदर सोर्सेस, यानी कि ऐसी आय जो देखिए भारत के बाहर उपार्जित हुई है, आउटसाइड इंडिया, ठीक, और भारत के बाहर ये आपको मिल भी रही है, ठीक, और ये जो इनकम है देखिए वो अदर सोर्स की है, तो यह देखिए सिर्फ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल होगी, बट रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं होगी, और नॉन रेसिडेंट के लिए भी ये टैक्सेबल नहीं होगी। लास्ट देख लेते हैं हम लोग कि इनकम विच ऑक्योर और अराइज आउटसाइड इंडिया, की ऐसी आय जो भारत के बाहर उपार्जित हुई है और भारत के बाहर ही देखिए आपको रिसीव्ड भी हो रही है। क्लियर। ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग यानी कि प्रीवियस ईयर, रेमिटेड टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और उस आय को देखिए भारत में लाया गया है, तो ये भी देखिए ऑर्डिनरली रेसिडेंट के लिए तो टैक्सेबल होगी, बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं होगी, और नॉन रेसिडेंट के लिए भी ये टैक्सेबल नहीं होगा। ओके, तो ये देखिए कुछ कंडीशंस थी जिसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि अभी जब आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेगी। ठीक, तो चलिए अब हम लोगों ने बहुत सी थ्योरी देख ली, अब हम लोग अपने न्यूमेरिकल की शुरुआत करते हैं। जी, तो देखिए आज का हमारा सबसे पहला एमसीक्यू है, वो देखिए आपसे क्या कहता है कि रेसिडेंशियल स्टेटस इज डिटरमाइंड फॉर, जो रेसिडेंशियल स्टेटस होता है, व्यक्ति की निवासी स्थिति होती है, वह किसके लिए डिटरमाइन की जाती है। ठीक, प्रीवियस ईयर के लिए, मतलब गत वर्ष के लिए, या असेसमेंट ईयर्स के लिए, या काउंटिंग ईयर के लिए, या एनी ऑफ देम। तो अभी हम लोग पीछे पढ़े जब आप लोग को थ्योरी समझा रहा था कि जो निवासी स्थिति होती है वो हमेशा गत वर्ष के आधार पर निर्धारित की जाती है, यानी कि पहले का ए। नेक्स्ट देखिए आपसे कह रहा है कि इनकम विच ऑक्योर और अराइज आउटसाइड इंडिया, अभी देखिए तुरंत थ्योरी में मैं आपको बताया हूँ कि ऐसी आय जो भारत के बाहर उपार्जित हुई है, क्लियर, आउटसाइड इंडिया, बट आर रिसीव डायरेक्टली इनटू इंडिया, बट वह पैसा आपको देखिए भारत में डायरेक्ट रिसीव्ड हुआ, तो आर टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ, तो वो देखिए किसके लिए टैक्सेबल होगा। तो आइए फिर से एक बार चार्ट पे आपको लेकर चलता हूँ ताकि अच्छे से आप लोग समझ सकें। ओके, वेट अ सेकेंड जी, एक मिनट। देखिए यही वाला केस था ना आपके पास क्वेश्चन में कि आपका जो इनकम है वो देखिए नहीं, ये तो इंडिया का ही हो गया, इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ये देखिए वो कंडीशन है हमारी, ये पहली वाली। देखिए इसमें क्या बोल रहा था आपसे कि वह इनकम देखिए जो भारत में या भारत के बाहर कहीं पे भी अर्न की गई है, देखिए देखिए लिख रहा है ना कि वह इनकम की इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, ऐसी आय जो भारत में देखिए मिल रही है आपको, लेकिन ये देखिए जो अर्न की गई है, अर्जित की गई है, वो भारत या भारत के कहीं बाहर कहीं पे भी की गई है, तो देखिए तीनों व्यक्तियों के लिए क्या होता है, टैक्सेबल होता है। ओके, तो इसका आंसर देखिए जो बनेगा हमारा, वेट अ सेकेंड, तो देखिए जो क्वेश्चन था हमारा कि इनकम विच ऑक्योर और अराइज आउटसाइड इंडिया, ऐसे इनकम जो भारत के बाहर देखिए ऑक्योर हुई है, ठीक, लेकिन रिसीव डायरेक्टली आपको इंडिया में हो रही है, तो ये तीनों एसएससी के लिए क्या होता है, टैक्सेबल होता है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए कह रहा है इनकम डीम्ड टू ऑक्योर और अराइज इन इंडिया, मतलब ऐसी आय जो भारत में उपार्जित हुई है, ठीक, इस टैक्सेबल इन केस ऑफ, तो किसके लिए टैक्सेबल होगी, आरओआर, एनओआर, एनआर, या ऑल ऑफ द एसएस, ऑल ऑफ दीज। तो देखिए ऐसी इनकम जो भारत में उपार्जित हुई है ना, तो जब भारत में आपका ऑक्योर होगा या उपार्जित होगा, वो अभी तीनों व्यक्तियों के लिए पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। अभी जस्ट थ्योरी में हम लोग देखे थे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपसे क्या कह रहा है कि इनकम विच ऑक्योर आउटसाइड इंडिया, ठीक, ऐसी इनकम जो भारत के बाहर उपार्जित हुई है, और ये एक बिजनेस हेड की इनकम है, ये भी ध्यान दीजिएगा, जो चौथा पॉइंट आई गेस था, चौथा या तीसरा पॉइंट उस चार्ट में था। तो ये देखिए ऐसी इनकम जो भारत के बाहर उपार्जित हुई है, ठीक, और ये बिजनेस हेड की इनकम है, हेड बिजनेस की इनकम है, और हेड ऑफिस इसका देखिए जो है वो भारत में सिचुएटेड है, इसका हेडक्वार्टर, इसका कंट्रोल, इसका मैनेजमेंट भारत में सिचुएटेड है, तो ये किसके लिए देखिए टैक्सेबल होगा। तो अभी हम लोग पीछे थ्योरी में देखे थे
तीसरा या चौथा पॉइंट आई गेस था। तो ये देखिए जो आपके ऑर्डिनरली रेसिडेंट और नॉन ऑर्डिनरली रेसिडेंट होते हैं सिर्फ उन्हीं के लिए टैक्सेबल होता है, नॉट रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं होता है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है कि इनकम विच ऑक्योर और अराइज आउटसाइड इंडिया, यानी कि ऐसी आय जो देखिए भारत के बाहर उपार्जित हुई है, एंड ऑल्सो रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, और मिल भी आपको भारत के बाहर ही रही है। क्लियर? तो ये किसके लिए टैक्सेबल होगा? तो अभी हम लोग पढ़े थे कि थ्योरी में, बार बार कह रहा हूँ, वो चार्ट को अच्छे से आप लोग एकदम पढ़े डालिएगा। ये ऐसी आय जो देखिए भारत के बाहर उपार्जित हुई हो, क्लियर, और रिसीव्ड भी आपको भारत के बाहर ही हो रही है, तो ये सिर्फ रेसिडेंट के लिए देखिए टैक्सेबल बनता है, बाकी किसी व्यक्ति के लिए नहीं बनता है। छठवां क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, हाउ मैनी हेड्स ऑफ इनकम आर देयर, कितने हेड्स होते हैं इनकम के? तो इनकम के देखिए टोटल 5 हेड्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहला हेड देखिए जो हमारा होता है, वेट अ सेकेंड, सबसे पहली हेड देखिए जो हमारी होती है वो होती है सैलरी की। ओके, ये पहली हेड है। दूसरी हेड देखिए हमारा होता है हाउस प्रॉपर्टी। तीसरी हेड देखिए होता है आपका पीजीबीपी। पीजीबीपी यानी कि प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ओके, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। चौथा देखिए होता है हमारा कैपिटल गेन। ओके, और पांचवा देखिए होता है आपका अदर सोर्सेस। यही 5 हेड होती है आपकी इनकम की। ओके, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए अब आगे एमसीक्यू देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है कि एग्रीकल्चर इनकम इज, जो कृषि आय होती है वह क्या होती है? क्लियर? फुल्ली एग्जाम्प्ट, पार्शली एग्जाम्प्ट, फुल्ली टैक्सेबल या पार्शली टैक्सेबल। तो याद रखिएगा जो भारत में कृषि आय होती है ना वो पूरी की पूरी एग्जाम्प्ट होती है, फुल्ली एग्जाम्प्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि द पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम इज डन टू कंप्यूट टैक्स, मतलब कि जो आपका एग्रीकल्चर इनकम है, कृषि आय है, ठीक, तो उसका पार्शियल इंटीग्रेशन मतलब जो कुछ हिस्सा जो टैक्स के लिए कंसीडर किया जाता है। तो अभी हम लोग पढ़ें कि इंडिया में तो कोई भाई एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स ही नहीं लगता है, बट जो बिजनेस क्रॉप्स होती हैं, कैश क्रॉप्स होती हैं, लाइक कॉफ़ी, टी, लेटेक्स, ये सब चीज़ें देखिए आपकी एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर का सोर्स नहीं मानी जाती है। क्लियर? तो उस पर जो टैक्स पे होता है वो देखिए आपका जो पेमेंट होता है वो आपका नॉन एग्रीकल्चर इनकम पे पेमेंट करना पड़ता है, क्योंकि टी, कॉफ़ी, लेटेक्स ये सब नॉन एग्रीकल्चर इनकम की कैटेगरीज में आता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है आपसे कि टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ हिज, तो जो एक व्यक्ति की जो कुल आय होती है, टोटल इनकम होती है, वो किस आधार पर निर्धारित की जाती है? रेसिडेंशियल आधार के आधार पर, सिटीजनशिप के आधार पर, दोनों ए बी या नन ऑफ दिस। तो अभी हम लोग पढ़े थे ऊपर ही जस्ट कि भारत में जो आपका टोटल इनकम निर्धारित की जाती है वह रेसिडेंशियल आधार पर आधारित की जाती है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या कह रहा है, वंस अ पर्सन इज अ रेसिडेंट इन अ प्रीवियस ईयर, यानी कि एक व्यक्ति जो पिछले साल, गत वर्ष में भारत का रेसिडेंट था, निवासी था। क्लियर? ही शैल बी डीम्ड टू बी रेसिडेंट फॉर द सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर, तो क्या वह इस साल भी मान लिया जाएगा कि भारत में वह निवासी रहा है? क्लियर? तो मानने से नहीं होता, उसको कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती है, तब जाकर वह माना जाएगा कि हाँ वह भारत में निवासी रहा है। यानी कि सिर्फ मानकर हम लोग कभी भी किसी व्यक्ति के निवासी स्थिति का अंदाजा नहीं लगा सकते। ठीक, उसको देखना पड़ेगा कि वो बेसिक कंडीशन फुलफिल कर रहा है, एडिशनल कंडीशन फुलफिल कर रहा है कि नहीं। तो यानी कि ये स्टेटमेंट सीधा सीधा फॉल्स है। ओके, तो देखिए हमारी आज 10 क्वेश्चन देखें, नहीं तो ऐसे क्लास बहुत लंबी हो जाएगी हमारी, क्योंकि थ्योरी आज आप लोग को बहुत अच्छे से मैं समझाया हूँ। तो क्लास लंबी ना होते हुए देखिए आज 10 क्वेश्चन करते हैं। कल की क्लासेस में हम लोग नेक्स्ट 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इनकम टैक्स के। ओके, तो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर किया करिए। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी किया करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभान्वित हो सकें। ओके, तो अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते रहिए, और किसी व्यक्ति को कुछ भी नहीं समझ में आता है तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप डायरेक्ट मेरे से मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जो मेरा पर्सनल यूज़र आईडी है vikas_3, वहाँ पे आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए अब अच्छे से आप लोग पढ़ाई करिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, गुड लक।